कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे दैट इज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। राइट, केमिकल रिएक्शंस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। जैसे कि हमने 7th में पढ़ा था कि जो भी हमारे चारों तरफ चेंजेस हो रहे हैं उसको बेसिकली दो पोर्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दो तरीके के चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और ये चेंजेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। दैट मीन्स इसको जिस स्टेट में ये थे उसी स्टेट में लाया जा सकता है। राइट, जैसे कि हम वाटर है, वाटर को अगर हम फ्रीज कर देंगे तो आइस बन जाती है। उसी तरीके से दैट मीन्स इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। जब वाटर लिक्विड फॉर्म में था तब भी उसमें वही कंपोनेंट्स थे, और जब ये आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसका स्टेट चेंज हो गया, तो भी उसमें वही कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर भी वाटर किससे मिलके बनता है, H और O से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और आइस में भी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो बेसिकली इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, पर क्या हो रहा है, सिर्फ फिजिकल उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। उसी तरीके से अगर हम आइस को मेल्ट करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें ये चेंजेस जो होते हैं, ये फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें कि यूजुअली कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और ये जो होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई पेपर कट करें या वुड कट करें, तो कट करना इस नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। राइट, ये सारे चेंजेस फिजिकल होते हैं। लेकिन हमें जो कंसर्न है इस चैप्टर के लिए वो है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, और ये जो नया सब्सटेंस बनेगा इसकी प्रॉपर्टीज भी जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस थे उससे एकदम अलग होती है, और ये चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। दैट मीन्स इसको वापस पुरानी स्टेट में नहीं लाया जा सकता। तो ये चेंजेस क्या कहलाते हैं, केमिकल चेंजेस। जैसे कि अब अगर हम डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें, फूड डाइजेस्ट होने के बाद वो एक केमिकल चेंज है, वो रिवर्सिबल नहीं है। या रस्टिंग ऑफ आयरन है, या मिल्क टू कर्ड है, मिल्क से कर्ड बन गई, तो ये इसके प्रॉपर्टी में आप देखिए, कर्ड जो है वो एकदम नया सब्सटेंस है, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी एकदम चेंज है। हम कर्ड से वापस मिल्क नहीं बना सकते। ठीक है, उसी तरीके से राइपनिंग ऑफ फूड है, ऑफ फ्रूट है, फ्रूट्स पक जाते हैं, दैट इज कॉल्ड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो ये सारी चीजें जो हैं इनमें जो क्या हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर है, अगर पेपर बर्न होता है तो उससे क्या बनती है, राख जैसी चीज बनती है। पेपर बर्न होकर एशेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस एशेस को हम वापस पेपर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे चेंजेस जो इरिवर्सिबल हैं और इसमें एकदम नए सब्सटेंसेस बनते हैं, ये सारे के सारे चेंजेस जो होते हैं वो केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। तो जब भी केमिकल चेंजेस होते हैं, जब भी होंगे तब केमिकल चेंज, तब रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, जैसे ही केमिकल चेंज होगा वैसे ही केमिकल रिएक्शन होगा। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, और उस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है, जिन सब्सटेंसेस से मिलकर वो बना है, उन प्रॉपर्टीज से एकदम अलग होता है। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें जो एटम्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं दूसरे में, इनका सिर्फ क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। मतलब जो बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड्स जो होते हैं वो सिर्फ रीअरेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब जैसे अगर हम H2 और O2 लेते हैं तो उससे क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ। तो एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। ऐसा नहीं है कि एटम्स जो हैं एक एलिमेंट के वो किसी और एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, सिर्फ बॉन्डिंग चेंज हो जाती है।
एक जगह से हटकर दूसरे जगह से रिएक्ट कर जाते हैं या दूसरी चीज में जाके मिक्सअप हो जाते हैं, तो वो रीअरेंजमेंट उसका हो जाता है। Substances which take part in reaction are called reactant। जो दो substances आपस में रिएक्ट करते हैं उनको reactants बोलते हैं, और इन substances के रिएक्ट होने से जो नया substance बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि अगर मैग्नीशियम है, अब जैसे कि मैग्नीशियम एक एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में कंडक्ट कर सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को हम टोंग से पकड़ के उसको बर्नर पे अगर बर्न करते हैं तो वो रिबन एक वाइट डैजलिंग लाइट के साथ बर्न होती है। तो वाइट डैजलिंग लाइट निकलती है तो साथ साथ में क्या होता है, उसमें से एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट निकलता है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, एक है ना पाउडरी सब्सटेंस जो नीचे जम जाता है या फिर पाउडरी फॉर्म में आ जाता है, उसको हम प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बोल सकते हैं। दैट मीन्स वो जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एक वाइट पाउडरी सब्सटेंस में। तो इसमें मैग्नीशियम, जैसे हमने मैग्नीशियम की रिबन ली, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया मतलब ऑक्सीजन, अब इससे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब मैग्नीशियम रिबन वैसे तो क्या है, सॉलिड के फॉर्म में, ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है, और ये जो सब्सटेंस बनेगा ये वाइट पाउडर बना, वाइट पाउडरी सब्सटेंस बना। तो आप देखिए कि इनकी प्रॉपर्टीज में कैसे फर्क है, ये सॉलिड था और ये गैस था, और ये जो नया सब्सटेंस बना मैग्नीशियम ऑक्साइड वो वाइट पाउडर के फॉर्म में बना, तो इसकी और इनकी प्रॉपर्टीज में एकदम ही चेंज हो गया। तो जो नया प्रोडक्ट बना उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ओरिजिनल जिससे मिलके बना है उससे एकदम चेंज है। सेकेंडली इसमें जो ये पोर्शन है जिसने आपस में रिएक्ट किया ये कहलाते हैं रिएक्टेंट्स, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इनके केमिकल रिएक्शन से जो बना उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। दैट मीन्स प्रोडक्ट क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रोडक्ट है और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स। इसी तरीके से अगर हम जिंक ग्रैन्यूल्स जो होते हैं उसको एक कोनिकल फ्लास्क में डाल के उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम डालते हैं तो अगर हम उसको पकड़ के हाथ से देखेंगे थोड़ी देर बाद एक तो बबल्स निकलने चालू होते हैं, और सेकेंडली वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। उस फ्लास्क को अगर हम हाथ लगा के देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इससे हीट जनरेट हो रही है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, ये चीज़ हीट अप हो रही है। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं कुछ न कुछ चेंजेस होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुए हैं। तो या तो स्टेट में चेंज होगा, या प्रॉपर्टीज में चेंज होगा, या टेम्परेचर कहीं पे इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तब किस तरीके से होती है, ये कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अभी मैं बता देती हूँ आपको। अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, तो वो चेंजेस क्या क्या होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब जैसे जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसमें से है ना वेपर्स के फॉर्म में या बबल्स के फॉर्म में ये जो होती है वो गैस लिबरेट होती है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। अब जैसे कि अगर जिंक है, जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम मिक्स करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और साइड में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम कार्बोनेट में अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करते हैं तो जो रिएक्शन होगा उसमें सोडियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी, ठीक है। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं कई में गैसेस लिबरेट होती है, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी लिबरेट होती है। इसके अलावा नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब जब भी दो केमिकल्स को हम मिक्स करते हैं तो एक इनसॉल्यूबल पार्ट होता है वो सेपरेट हो जाता है सॉल्यूशन में से। उस सॉल्यूशन में से वो पार्ट सेपरेट होके या तो ऊपर की तरफ आ जाता है या नीचे उसके बॉटम में बैठ जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। और ये इनसॉल्यूबल होता है मतलब उस सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होता है। तो इसमें कौन कौन से रिएक्शंस आ जाते हैं, जैसे कि
पोटेशियम आयोडाइड को अगर हम लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें बनता है लेड आयोडाइड बनता है, जो कि एक येलो प्रेसिपिटेट है, मतलब येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो है वो दिखता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है। उसी तरीके से बेरियम क्लोराइड में अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है, जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो ये तो हुआ कि प्रेसिपिटेट भी इसमें बनते हैं। उसी तरीके से चेंज कलर में भी चेंज आता है, जैसे अगर लेड नाइट्रेट जो कि रेड कलर का होता है, अगर हम उसको हीट करते हैं तो लेड मोनोऑक्साइड बनता है, जो कि येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है और साथ साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। उसी तरीके से अगर कॉपर कार्बोनेट है, उसको अगर हम हीट करेंगे जो कि ग्रीन कलर का है, तो उसको अगर हम हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, जो कि ब्लैक कलर का होता है। उसी तरीके से नेक्स्ट जो चेंज है दैट इज चेंज इन स्टेट, जो कि यूजुअली हम जानते ही हैं कि अगर कोई भी केमिकल चेंजेस होते हैं तो उसके स्टेट में चेंज होता है। स्टेट मतलब स्टेट को हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों ही गैस का फॉर्मेशन है, तो दोनों ही गैस के स्टेट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। उसी तरीके से अगर अमोनिया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज टेम्परेचर होता है या तो राइज होता है या कम होता है। तो जब भी दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और एनर्जी जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जब भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो किसी भी चीज़ को गर्म कर देगी। जो भी आप जिसमें भी रिएक्शन हो रहा है उस यूटेंसिल में या उस फ्लास्क में या उस टेस्ट ट्यूब को आप छू के देखेंगे तो पता चलेगा वो चीज़ गर्म हो गई। जब भी गर्म हो जाती है इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब उसमें हीट प्रोड्यूस हुई है। तो जब भी हीट प्रोड्यूस होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। दैट मीन्स जब प्रोड्यूस होगी हीट तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दैट मीन्स ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। और कई केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, प्रोड्यूस नहीं होती है, एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने की वजह से उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो हम उस फ्लास्क को जब छू के देखते हैं तो पता चलता है वो ठंडा हो गया। तो उस केस में ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें कि हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। जैसे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड है, अगर ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो बेरियम क्लोराइड अमोनियम वाटर बनता है और फ्लास्क जो होता है वो ठंडा हो जाता है। दैट मीन्स उसमें हीट है जो है वो जनरेट ना होकर एब्जॉर्ब हुई है, इस वजह से वो चीज़ उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, वो हमें ठंडा महसूस होता है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं इस तरीके के 5 चेंजेस में से कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई एक सिंगल चेंज हो, कॉम्बिनेशन ऑफ चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे दैट इज केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम इतना बड़ा बड़ा हमेशा नहीं लिख सकते, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इतना बड़ा बड़ा लिखने की बजाय थोड़ा सा कन्वीनियंट वे है जिसे हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। इन केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, उसको लिखेंगे कैसे, उसके सिंबल्स क्या क्या होते हैं, ये अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं। अब है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा आसान हो जाए, इतना डिस्क्रिप्टिव ना लगे और हमें उसको लिखना में इतना ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत ना पड़े और याद भी आसानी से हो। तो इसके लिए होता है केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, बेसिकली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको जब हम सिंबल्स और फॉर्मूलाज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। जैसे यहाँ पर देखिए जिंक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, बजाय इसके कि वर्ड्स में उसको पूरा सल्फ्यूरिक एसिड लिखे हमने उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स ZnSO4, दैट इज जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए वो हम करेंगे, पर पहले
मेंशन करना पड़ता है। जैसे कि हमें उसकी स्टेट बतानी पड़ेगी कि किस स्टेट के हैं, लिक्विड है, गैस है, डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, क्या सारी चीज़ें हैं वो हमें बतानी पड़ेंगी। इसके अलावा हमें इस इक्वेशन को या इस रिएक्शन को जल्दी कराने के लिए या जल्दी इसमें केमिकल रिएक्शन हो उसके लिए हमें कौन से कैटलिस्ट यूज़ करने पड़ते हैं वो हमें बताने पड़ते हैं। या फिर जैसे कि कंडीशंस क्या है, प्रेशर कितना चाहिए, हीट कितना चाहिए, वो सब चीज़ों हम मेंशन करते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सके उसके लिए हमें उसके स्टेट को मेंशन करना पड़ता है। इसके अलावा हमें उसके कंडीशंस को भी मेंशन करना पड़ता है। कंडीशंस में आता है कि हीट कितनी देनी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना प्रोवाइड करना है, या कैटलिस्ट कौन कौन से प्रोवाइड करने हैं, ये चीज़ें हम मेंशन करते हैं। अब इक्वेशन जो होता है बेसिकली दो तरीके का होता है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड बैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन जो होगा, अनबैलेंस्ड इक्वेशन वो होगा जिसमें रिएक्टेंट्स, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, जो प्रोडक्ट्स आपस में या दो या तीन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और रिएक्टेंट्स जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनके बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं। और इनके केमिकल रिएक्शन से जो चीज़ बनेगी वो राइट हैंड साइड पे मेंशन करते हैं और उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो इन दोनों के रिएक्शन से जो बनेगा उसके लिए हम एरो शो करते हैं और फिर यहाँ पर प्रोडक्ट्स का नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो जिसमें नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे अनइक्वल होते हैं वो कहलाता है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और बैलेंस्ड इक्वेशन वो कहलाता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एटम होते हैं उनका नंबर सेम होता है और वो मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। हमें बैलेंस करने की ज़रूरत इसीलिए होती है क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग मास जो होता है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे नंबर ऑफ एटम्स को हमें बैलेंस करना होता है, सेम होने चाहिए। सो दैट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब जब भी इक्वेशन होगी, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जाता है। तो फिजिकल स्टेट जो है उसमें सॉलिड, अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में है तो एस लिखना पड़ेगा, लिक्विड में एल, गैस में जी। और एक्वस मतलब होता है जब भी हम उस चीज़ को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं वो कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन। प्रेसिपिटेट मतलब जो इनसॉल्युबल जो प्रोडक्ट बनता है, जो भी इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनेगा वो कहलाएगा प्रेसिपिटेट। इसके अलावा इसके लिए हमें एरो डाउनवर्ड शो करना पड़ता है और इवॉल्व गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई तो उसके लिए हमें एरो ऊपर की तरफ शो करना पड़ता है। उसी तरीके से जो रिएक्शन कंडीशंस होती हैं वो तीन तरीके की हो सकती है। अगर हीट रिक्वायर्ड है तो उसको एरो के ऊपर ऐसे डेल्टा का साइन लगाते हैं, और अगर कैटलिस्ट दैट मीन्स उस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए जिन केमिकल्स की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। तो उस कैटलिस्ट का नाम जो है हम एरो के ऊपर लिख देते हैं तो पता चलता है कि इस कैटलिस्ट को यूज़ करने से रिएक्शन फास्ट होगा। फिर तीसरी रिएक्शन कंडीशन होती है दैट इज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना चाहिए इस रिएक्शन के लिए, तो वो हम या तो एरो के ऊपर लिखते हैं या नीचे लिख सकते हैं, दोनों तरफ लिख सकते हैं। जैसे 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। जैसे ये एग्जाम्पल जो है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैसियस फॉर्म में है, जी लिखा, हाइड्रोजन गैस है, जी लिखा, फिर ये कैटलिस्ट है, ये जो है वो कैटलिस्ट है। दैट मीन्स इस रिएक्शन को फास्टर करने के लिए हमें ZnO चाहिए, दैट इज जिंक ऑक्साइड चाहिए, और इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए वो 340 होना चाहिए। तो क्या बनेगा, मेथनॉल बनेगा जो कि गैसियस स्टेट में है। तो इस तरीके से हम इन कंडीशंस को मेंशन करते हुए साथ में इसकी स्टेट को भी मेंशन करते हैं। तो एक ही रिएक्शन से हमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं, किस फॉर्म में है, और उस रिएक्शन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो किस फॉर्म में बनेंगे, किस स्टेट पे बनेंगे। प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा, गैस इवॉल्व होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ये सारी चीज़ें इससे पता चल जाएंगी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब किस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।